हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृश्यास ऑनलाइन गुरुकुल। आज हम लोग ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुने से अधिक दूरी देख सकते हैं। तो ये जो है सबसे तेज निगाह किसकी होती है? वो होती है चील की। चील, गरुड़ और गिद्ध। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन डी सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। ठीक, तो देखिए इसमें एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। उनमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी उग जाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वरक प्रदान करती है। ठीक है, जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है। भू और भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो तरीका बताया गया कि कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, फिर खरपतवार को उसमें फूंक दिया जाता है, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो झूम खेती की है। तो ये खेती कौन सी है? झूम खेती। तो इसमें डिस्क्रिप्शन में भी हम लोग देख सकते हैं कि झूम कृषि पूर्ववर्ती भारत में अत्यधिक प्रचलित है। ऐसी कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र वीण को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। और तो आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसा कर रहा है? तो ये अनुक्रिया कैसा कर रहा है वो चीज को हमको देखना है। तो पहला ऑप्शन है, उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। तो इसमें जो सबसे ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन बी सही है। जब कोई सपेरा बीन बजाता है तो उस बीन के द्वारा उत्पन्न कंपनों से सांप अनुक्रिया कर अपने सिर को हिलाता है, जिसे सामान्य लोग सांप को नृत्य करता हुआ समझते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उसके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन है सत्य, क्योंकि भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। सत्य नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है? सत्य नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। आगे देखते हैं, थर्ड क्या ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन है सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार से वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो सब सही जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी सही है कि जो है, जो डिफिनीशन पहले बताया गया क्वेश्चन में वो ठीक नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे हैं, सिर्फ इतने ही नहीं होते हैं, पेरेंट्स के भी पेरेंट्स होते हैं परिवार में।
तो इस तरीके से जैसे इन्होंने बताया वैसा ही पॉसिबल नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखते हैं, मानव के पेट में मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन पचाने में सहायक होता है। तो आमाशय रस जो है उसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। तो इसका आंसर जो सही है वो आंसर डी सही है, अम्लीय होती है। तो मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति अम्लीय होती है जो भोजन पचाने में सहायक होता है। ठीक है, एसिडिक होती है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 6, कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने के लिए कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया किया दवाओं के गुणों वाली पत्तियों को दवाओं के गुण रहित वाली पत्तियां, और फिर कैसे किया दूसरा, बड़ी पत्तियां, छोटी पत्तियां। शिक्षक ने समूह को अ, शिक्षक ने समूह ए को सही माना और समूह बी को गलत माना। ठीक है, समूह बी को गलत माना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? अब देखिए इसमें देखते हैं, वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा यह एक ही उत्तर होता है। यह क्रियाकलाप पत्तियों के सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है जिनका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं जिनकी सराहना होनी चाहिए। अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए सही है, क्योंकि इसमें देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इसमें डिस्क्रिप्शन में देखिए, बच्चों द्वारा पत्तियों का वर्गीकरण जिसमें नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि की दवाओं के गुण वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियों में बांटा। यह वर्गीकरण का काम विशिष्ट एवं स्तरीकृत है। तो इसका आंसर जो सही है वो आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रिया कलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किस पर ध्यान रखेंगे, किनका ध्यान रखेंगे? तो ठीक है, तो इसमें क्या करें, पर्यावरण अध्ययन से अपनी कक्षा में सामूहिक क्रियाकलाप है तो किस चीज का ध्यान रखेंगे? बच्चों की रुचियों का ध्यान हो बच्चों की रुचियों का ध्यान हो। दूसरा, लड़कों लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे। थर्ड, सी क्या है, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो। और फिर डी क्या है, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो इसमें देखिए, ये जो सी ऑप्शन है, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, बाकी सारे सही हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर कौन सा सही है? आंसर सही है सी, ए। तो ए बी डी सही हो जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर, वह कथन कौन सा है? ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के सामूहिक क्रियाकलापों कौन सा ऐसा है जो नहीं करता? तो पहले देखिए, पहला ऑप्शन है, प्रौढ़ों के समर्थन में बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। बच्चे परस्पर सामंजस्य और करना सहयोग करना
सीखते हैं। बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। सामूहिक क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। सामूहिक क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सामूहिक क्रियाकलापों में बच्चे प्रौढ़ से सीख सकते हैं। बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीख जाते हैं तथा सामूहिक क्रियाकलापों से बच्चों में बहस होता है जिसमें वे अधिक से अधिक सीख सकते हैं और बच्चों के अंक उपलब्धि में सुधार प्रदर्शित करना सामूहिक क्रियाकलापों का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो इसमें अच्छा अंक ये वाला जो है डी ऑप्शन इस केस में सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इस क्वेश्चन को देखिए। मिनट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए 9th क्वेश्चन में एक मिनट। 9th क्वेश्चन में देखिए इसमें सामूहिक कार्य से समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो इसमें ऑप्शन क्या है? निर्धारण मापनीय, तत्कार्य, कागज पेंसिल परीक्षण, मौखिक कार्य। तो सबसे सही जो ऑप्शन है वो होगा दत्त कार्य। इसमें देखिए सामूहिक कार्य से डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। सामूहिक कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए दत्त कार्य सबसे उपयुक्त है। ठीक है, क्योंकि दत्त कार्य से बच्चे स्वतंत्र वातावरण में अध्ययन करते हैं जिस पर किसी शिक्षक या अन्य बाह्य कारकों का दबाव नगण्य होता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए नीचे पौधे के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं। इनमें कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? पौधा घास पौधा नहीं है। फिर दूसरा क्या कह रहे हैं? कुछ सब्जियां फल होती हैं। बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते। गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा ठीक है। तो इसमें निम्नलिखित विकल्पों में कुछ फल सब्जियां होती हैं। यह विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। ठीक है, कौन सा? कुछ फल कुछ कुछ जो सब्जियां हैं वो फल होती हैं। यह वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। कुछ फलों को खाना 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 पकाने और भोजन तैयार करने में प्रयुक्त किया जाता है। इन वानस्पतिक फलों में कुष्मांड जैसे कद्दू, खीरा, टमाटर, मटर, सेम, बैंगन आदि। फल एक परिपक्व अंडाशय है। फल एक परिपक्व अंडाशय है। अंडाशय के अंदर एक या अधिक बीजांड होते हैं। एक या एक से अधिक बीजांड होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें देखिए कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछे कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। उपर्युक्त प्रश्न पूछे जाने के लिए निम्नलिखित में किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है, ये चीज ध्यान में रखना है।
इसमें कोई प्रयोग तो नहीं है, प्रश्न पूछा जा रहा है अभ्यक्ति, तो ये वाला प्रयोग कोई नहीं है, सिर्फ बात की जा रही है। ठीक है, तो इसमें जो है ए ऑप्शन सही है। किस प्रयोग के कौशल की इसमें जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, ये कौन सा होगा? बच्चों को पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग, रूपांतरण को समझना, ये भी ठीक है। कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, ये भी ठीक है। तीसरा, कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, ये गलत है, इससे कोई, ये रॉन्ग है, इसके हिसाब से अभिप्राय नहीं है, तो सी रॉन्ग है। बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, ये भी ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें रॉन्ग कौन सा था? इसमें रॉन्ग था सी। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13। इसमें देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। मेरी शक्तियां क्या थी। मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए 4 प्रश्नों में से प्रश्नों के उत्तर होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए, शिक्षकों का स्व आकलन, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन, शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, बच्चों का स्व आकलन। तो सही ऑप्शन कौन सा है? ये बच्चों का स्व आकलन है, क्योंकि मैंने क्रियाकलाप की योजना अच्छी बनाई और उसके बारे में कितना अनुसरण किया, मेरी शक्तियां क्या थी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा, इस तरीके की चीजें बच्चे अपने आप को आकलित करते हैं इस तरीके से। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए? रूखी और बच्चों कठिन होनी चाहिए, गलत है। परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, ये भी रॉन्ग है। तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, ये भी रॉन्ग है। बच्चे प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए, तो ये वाला सही है कि आसान भाषा में होनी चाहिए, दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए, ताकि बच्चे उसे आसानी से समझ सके, सीख सके। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों पर नहीं रहते। इन क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? सृजनात्मकता का विकास करना, यह भी सही है। अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना, और डेटा संग्रह करना। ठीक है, तो ये नहीं है, इसमें वर्गीकरण नहीं आया है। एक मिनट, इसमें जो है डेटा संग्रह का विकास करना, ये जो डी ऑप्शन है ये नहीं है, क्योंकि इससे डेटा संग्रह नहीं किया जा रहा, रंग भरा जा रहा है। तो अवलोकन का विकास करना, ये भी सही है, और वर्गीकरण कौशल, ये भी ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो सही ऑप्शन है, ये ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसमें 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है, में पौधे पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्न में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। यह कारण कौन सा है? एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं, वह कारण कौन सा है, उस चीज को देखना है।
कौन सा कारण नहीं होगा, वो चीज ध्यान देना है। इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदाय के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं और पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं, ये भी सही है। विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, ये भी ठीक है। थर्ड है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधे और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, ये भी ठीक है। और लास्ट में देखिए डी ऑप्शन जो है, इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं, ये रॉन्ग है। इसका उद्देश्य ये नहीं है, तो ये जो है रॉन्ग हो जाएगा। मतलब इसका आंसर जो है डी होगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें है पर्यावरण, एक मिनट पेन ले लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है, पहला क्या है, समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, ठीक है। दूसरा, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, ये भी ठीक। सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, ये भी सही। आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना, ये भी ठीक। तो इस तरीके से ऊपर्युक्त में से कौन से सही हैं, तो चारों सही हैं। तो ए बी सी डी इस तरीके से चारों सही हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 18 से 20 निम्नलिखित अवतरण पर आधारित है। इसमें है शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबलने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7-8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार हैं, ठीक है। एक कटोरे में पानी उबाला गया, उसका वाष्पीकरण हो गया, 7 से 8 साल के बच्चे हैं, तो कुछ कंक्लूजन दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बच्चे? बोल रहे हैं पानी गुम हो गया, कटोरे में पानी कटोरे ने पानी सोख लिया, फिर कह रहे हैं आग ने पानी पी लिया, फिर भगवान ने पानी पी लिया। अब देखिए क्वेश्चन आते हैं इस पर। ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में बताते हैं। ये उत्तर बच्चे और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते, वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं, ठीक है। तो वाष्पीकरण के बारे में जो उन्हें पता है, मतलब एक तरीके से जो उन्हें लगा कि इस तरीके से होना चाहिए, ये वही वो अपनी तरफ से वो बात को बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, जब बच्चों ने इस तरीके से कह दिया तो शिक्षक को इन इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें, बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं, जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें, वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को याद करने के लिए कहें। तो इसमें सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें,
जिसमें ये बताया गया हो कि जल जो है किस तरीके से वाष्प में बन रहा है और कैसे चेंज हो रहा है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया कैसे हो रही है। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन सी सही है। अब आगे देखिए 20 क्वेश्चन, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। जल चक्र का आरेख बनाइए और नामित कीजिए। जल चक्र, दूसरा है जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। तीसरा है क्या होता यदि जल चक्र नहीं होता, और जल चक्र के क्रम में सोपानों की सूची बनाइए। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है कौन सा एक नमूना हो सकता है, तो वो क्या हो सकता है, सी हो सकता है कि क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। ठीक है, तो वाष्पीकरण विषय पर बच्चों के विविध सोच का आकलन करने के लिए बच्चों से प्रश्न किया जाए कि क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। इससे बच्चे पूर्व में शिक्षक द्वारा बनाए गए जल चक्र चार्ट से विविध प्रकार के उत्तर देंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। तो जम्मू कश्मीर के जो पड़ोसी राज्य हैं वो हैं हिमाचल प्रदेश और पंजाब। हिमाचल प्रदेश और पंजाब। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। मनाली, राजस्थान, असम, लद्दाख। बांस के खंभों से बने ऊंचे उठे हुए घर, पत्थर या लकड़ी के बने ढालू घर, हाउस बोट। मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई हुई, पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की होती हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन डी। इसमें देख लीजिए, मनाली, मनाली में जो है पत्थर लकड़ी के घर बने होते हैं जिनकी छतें कैसी होती हैं, ढालदार होती हैं। राजस्थान में मिट्टी के घर होते हैं जिनकी छतें जो है छतें जो है कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं। असम में जो है घर जो बनाए जाते हैं बांस के खंभों पर बने होते हैं, बांस के खंभों पर बने होते हैं। और लद्दाख में जो घर बने होते हैं वो पत्थर के बने घर जिनकी फर्श और छतें लकड़ी की बनाई जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें हमको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 23। इसमें देखिए, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न या डिजाइन। तो इसमें देखिए, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होती है। दूसरा जलवायु के कारण होती है जिसमें वे रहते हैं। तीसरा उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करता है। परावर्तित प्रकाश के कारण होता है। तो इसका सबसे सही जो ऑप्शन है उसकी त्वचा पर बालों के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होती है, जैसे बाघ, जिराफ, बकरी इत्यादि। तो इसका ऑप्शन जो सही है ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्ष से रह रहे हैं उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया। यह जनादेश दिया गया जल अधिकार अधिनियम। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया, यह दिया गया जंगल अधिकार अधिनियम। ठीक है, 2007।
जंगल अधिकार अधिनियम 2007। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों तक रह रहा है, उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर उसका अधिकार जंगल अधिकार अधिनियम 2007 द्वारा माना गया है। यह अधिनियम जनजाति तथा अन्य परंपरागत वनवासियों को वह अधिकार जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1923 के तहत छीन लिया गया था, पुनः प्रदान करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 25। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलाने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? इसमें कौन सी बीमारी है जो मच्छरों द्वारा फैलती है? तो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये तीनों बीमारियां जो हैं मच्छरों द्वारा फैलती हैं। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? आंसर ए सही होगा। आगे देखते हैं। घटपर्णी पौधा, घटपर्णी पौधा नेफेंथिस, तो इसमें क्या है? कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियां निकालता है। दूसरा ऑप्शन बी क्या है? का मुंह छोटी छोटी कांटियों से ढका होता है, भारत में नहीं पाया जाता है। मेढक, कीड़े मकोड़ों, चूहों को चालाकी से फंसाकर खाता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन डी सही है कि सबको फंसाकर चालाकी से। अब देखते हैं, इसमें इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम लोग। इसमें डिस्क्रिप्शन देखिए। घटपर्णी पौधा की पत्तियां पूर्ण रूप से या उनका कुछ भाग सुराही के आकार का होता है, जिसकी लंबाई 1 इंच से 1 फुट तक देखी गई है। ये पौधे मेढक, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाती है, जिसमें पौधों में नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है। ठीक, तो नाइट्रोजन की आपूर्ति को पूरा करने के लिए ये पौधे क्या करते हैं? कीड़े मकोड़े और मेढक को खाते हैं। तो कीट भक्षी पौधे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में है? लौह तत्व प्रचुर मात्रा में है, तो देखने से ही लग रहा है कि आंवला, पालक और गुड़, इसमें जो है लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। और जैसे एनीमिया जो बीमारी होती है, रक्तअल्पता, जिसमें खून की ब्लड की कमी होती है, तो उस बीमारी में इनका यूज करते हैं, सेवन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। हमारे देश में लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने के लिए किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी कौन से थे? हमारे देश में मिर्च जो है आया दक्षिण अमेरिका से, साउथ अमेरिका से आया। मिर्च का मूल उद्गम देश अमेरिका, मैक्सिको को माना जाता है। हमारे देश में मिर्च लाने वाले व्यवसायी दक्षिण अमेरिका, मैक्सिको से आए थे। अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? वो पक्षी है पाख्ता। पाख्ता पक्षी ऐसा है जो कैक्टस पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, तो सामान्यतः यह कबूतर के नाम से जाना जाता है और यह कोलम्बिफर्म्स गण एवं कोलम्बिडी कुल का पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टा लटक कर सोता है।
ठीक है। यह जिस पर वृक्ष रहता है उसी की पत्तियां यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीता है। तो यह है स्लॉथ। स्लॉथ जो है बहुत ही लेजी होता है। वह बस उसी पेड़ पर लटका रहता है और उसी की पत्तियां खाता रहता है और लगभग 17 घंटों तक उस पर जो है ऐसे लटके ही पड़ा रहता है। तो इस तरीके से बहुत सबसे लेजी जीव है, एक तरीके से कह सकते हैं, भालू की तरह दिखता है और उसको बोलते हैं स्लॉथ। तो इस तरीके से हमने आज ईवीएस का एक प्रीवियस ईयर पेपर कवर किया। थैंक यू।